हेलो एवरीवन, आज डेट है 21 अगस्त 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था रेणुका वेटलैंड साइट को लेकर के। तो रेणुका वेटलैंड साइट को अगर हम मैप में व्यू करें, रेणुका वेटलैंड साइट हिमाचल प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है और ये एक नेचुरल वेटलैंड साइट है। बात आई है वेटलैंड की, तो वेटलैंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम ग्लोबली लेवल पर डिस्कस करें कि पूरे वर्ल्ड में कितनी रामसर साइट हैं, तो पूरे वर्ल्ड में 2400 से ज़्यादा रामसर साइट है। पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो 2 कंट्री ऐसे हैं जहां पर मैक्सिमम रामसर साइट लोकेटेड है और उन कंट्रीज के नेम है यूके एंड मैक्सिको। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें कि पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रामसर साइट का डेजिग्नेशन किसको दिया गया था, तो 1974 में, क्योंकि आप सभी को पता है कि रामसर कन्वेंशन जो है वो 1971 में आई थी और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो सबसे पहले 1974 में ऑस्ट्रेलिया की एक साइट है कोबोर्ग पेनिनसुला, इसको रामसर साइट का डेजिग्नेशन दिया गया था। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पर सबसे ज़्यादा एरिया जो है, लार्जेस्ट एरिया जो है वो वेटलैंड साइट के अंडर आता है, तो इसका आंसर होगा बोलिविया कंट्री। बोलिविया कंट्री से रिलेटेड अदर फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो आप सभी को पता है कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है उसमें 2 कंट्री जो है वो लैंड लॉक्ड है, एक है बोलिविया और एक है पराग्वे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए बोलिविया कंट्री को लेकर के। अब बात कर लेते हैं इंडिया की। इंडिया जो है वो साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट जो है इंडिया में आती है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया इंडिया को लेकर के, पूरे वर्ल्ड को लेकर के, और स्पेसिफिक अगर हम देखें तो रामसर साइट्स को लेकर के जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो एस्पायरेंट जिनको 2023 में यूपीएससी का एग्जाम देना है और जिनको लगता है कि 2023 उनका टारगेट है, उनको क्रैक करना है यूपीएससी, तो उनके लिए ये प्रोग्राम जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें हमारे जो मेंटोर्स हैं वो आपको यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको डेली बेसिस पर टारगेट देते हैं। इसके साथ में आपकी मैप प्रैक्टिसिंग जो है वो भी करवाई जाती है। इन डेली बेसिस टारगेट को फिर इवेल्युएट किया जाता है क्वेश्चंस के थ्रू। जो भी आपको टारगेट दिया जाएगा उसमें प्रीलिम्स और मेंस के बेसिस पर जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं और यहाँ पर रिवीजन के बेसिस पर जो आपके टेस्ट हैं वो भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि 2023 में आपको यूपीएससी डाई हार्ड जो है वो क्रैक करना है तो आप इस मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके इसके जो भी अदर फीचर्स हैं उनको व्यू कर सकते हैं और लगता है आपको कि बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पर और न्यूज़ रिलेटेड है हिमाचल प्रदेश स्टेट को लेकर के। यहाँ पर जियोग्राफिकल फिनोमिना, क्लाउड बर्स्ट, हैवी रेन, फ्लैश फ्लड, इन सभी के बारे में डिस्कस किया गया है। हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है वहाँ पर हैवी रेन देखने को मिली जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड जो है वहाँ ट्रिगर हो गई और काफ़ी ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है इसके अलावा जो उत्तराखंड है वो भी इसकी वजह से इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से जो रोड्स हैं वो ब्लॉक हो गई हैं। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज देखने को मिला है। यहाँ पर बताया गया है एक एरिया के बारे में। यहाँ देखिए रायपुर
जहां पर लगभग मॉर्निंग में 2:15 जो है वो क्लाउड बस्ट जो फिनोमिना है वो देखने को मिला। तो जो क्लाउड बस्ट फिनोमिना है इससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि क्लाउड बस्ट फिनोमिना जो है ना वो अभी प्रेजेंट टाइम में पहले भी न्यूज़ में था। जब अमरनाथ यात्रा चल रही थी तो उस टाइम में भी इस इशू को लेकर वहां पर फ्लैश फ्लड देखने को मिली, हैवी रेन देखने को मिली, तो बोला गया कि क्लाउड बस्ट है, लेकिन बाद में बोला गया कि क्लाउड बस्ट जो फिनोमिना था वो यहाँ पर अकर नहीं हुआ था, तो जिसकी वजह से ये जो वर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। क्लाउड बस्ट के बारे में अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में मतलब कम टाइम में हैवी रेनफॉल होती है, ये तो इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा देखें कि देखो स्मॉल एरिया में, ऐसा नहीं है कि बहुत वास्ट एरिया में कम टाइम में हैवी रेनफॉल हो रही है, बहुत ही स्मॉल एरिया में कम टाइम में लेकिन हैवी रेनफॉल देखने को मिली। आईएमडी ने इसकी लेकर के अपनी एक डेफिनेशन दी है, उन्होंने कुछ डाटा के बेसिस पर अपनी डेफिनेशन रखी है। उन्होंने ये बोला है कि 20 से 30 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो और वहाँ पर 100 mm पर हावर के स्पीड से जो है वो रेनफॉल देखने को मिले, तो उसको क्लाउड बस्ट के फिनोमिना के स्टेज में रखा जाता है। ये माना जाता है कि क्लाउड बस्ट के कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो क्लाउड बस्ट है वो इशू प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल गया, तो इसके लिए जब डिस्कस करें तो ये बोला जाता है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है और इसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो मोर एंड मोर मॉइस्चर को होल्ड कर रहा है, और उसी की वजह से जब इतना मॉइस्चर जो है वो होल्ड किया जाता है, तो जब कम टाइम में ये जो मॉइस्चर है वो रेन के रूप में इंटेंसिटी के साथ में जब अर्थ पर आता है तो क्लाउड बस्ट जैसे इशू जो है वो देखने को मिलते हैं। मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज और जिसकी वजह से वो टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में हम जो भी फिनोमिना डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि लैंडस्लाइड वाला इशू या जो भी अदर इशूज हैं, उनमें क्लाइमेट चेंज जो है वो एक मेजर फैक्टर के रूप में रोल प्ले कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर फ्रंट पेज पर ही, यहाँ पर जो मैक्सिमम जो आर्टिकल है वो पॉलिटिकल बेसिस है, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सी पार्टी किसके साथ में अलायंस बना रही है, इसको लेकर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, किसी भी पार्टी का ओरिजिन किस तरीके से होता है, इलेक्शन कमीशन उसको किस तरीके से जो पार्टी की रिकॉग्निशन है वो दी जाती है, इनको लेकर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, यहाँ पर तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता, उनकी डेथ हो गई, तो उनके बारे में कुछ, जब उनकी डेथ हुई तो कुछ ऐसे एलिगेशन लगे थे कि गलत तरीके से उनको कुछ मेडिसिन दी जा रही थी, तो यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उसको लेकर के जब क्वेश्चनिंग की गई तो एम्स की एक कमेटी बनती है डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट्स की, और उन्होंने अब यहाँ पर जो भी एलिगेशन लगे थे अपोलो हॉस्पिटल को लेकर के, उन्होंने क्लीन चिट दे दी है कि इस तरीके की कोई भी उनकी केयरिंग में कोई भी इशू जो है वो अपोलो हॉस्पिटल के थ्रू जो है क्रिएट नहीं हुए, उनकी केयरिंग में कोई भी एरर जो है वो क्रिएट नहीं हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी को पता है कि FSSAI जो है उन्होंने डिसीजन लिया कि जो भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर हम लेबलिंग करेंगे, और लेबलिंग के थ्रू ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस फूड प्रोडक्ट्स में कितना तो शुगर है, कितना सॉल्ट है और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया, एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया और इसमें बताया गया कि हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स को पहचानने में या न्यूट्रिएंट्स लेवल को देखने में ये जो लेबलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। मतलब इसका एक इफेक्ट देखने को मिलेगा कि लोगों को कम से कम ये तो समझ में आएगा कि हम जो फूड प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं उसमें किस लेवल पर किस चीज़ को यूज़ किया गया है, और ये चीज़ जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो क्रिएट करेंगी। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो कोविड के समय से और कुछ टाइम पहले से जिस तरीके से फास्ट फूड जो है वो हेल्थ में या हमारी डेली रूटीन में इंक्लूड हो गया है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू जो हमारे चिल्ड्रन मतलब जो यूथ स्टेज है उसमें ओबेसिटी जो है या फिर और भी अदर डिजीज जो है वो एक एस्टेब्लिश हो रही हैं अपने आप को लेकर के। तो हेल्थ कॉन्शियस होना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हेल्थ कॉन्शियस होने के लिए जो फूड है वो न्यूट्रिशन बेस्ड होना ही चाहिए। आपका क्वेश्चन ये है, आपको FSSAI जो है उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को बताना है कि कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कब उसको एस्टेब्लिश किया गया था और कौन सी बॉडी के रूप में वो एग्जिस्ट करता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को लेकर के ही एक रिपोर्ट आई है। एक स्टडी की गई थी हिमाचल प्रदेश में कि प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके के इशू वहाँ पर देखने को मिलते हैं, इन सब की प्रॉब्लम क्या है। तो हिमाचल प्रदेश एक्सपीरियंसेस नेचर्स फ्यूरी इन द फॉर्म ऑफ लैंडस्लिप, क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड, avalanche and droughts year after year. Natural hazards have become a matter of immediate concern, the hilly region latest state of environment report show. तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की है कि जो हिमाचल प्रदेश है, अगर हम वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर की बात करें, नेचुरल फिनोमिना की बात करें कि ये इशू जो है वो नेचुरल तरीके से अगर हो सकते हैं, तो उनमें से 35 में से 23 जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में हो सकते हैं। मतलब इस तरीके का वहाँ का जो भी एनवायरनमेंट है, या फिर अगर हम नेचुरल बेसिस पर देखें तो वहाँ के जो भी माउंटेनियस रीजन है उन सभी में ये इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसी का एक मेजर रीजन है कि इन सब इशू की वजह से टाइम टू टाइम हिमाचल प्रदेश जो है वो न्यूज़ में रहता है। वहाँ पर कभी तो फ्लैश फ्लड देखने को मिलेगी, कभी हैवी रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट जैसे इशू देखने को मिलेंगे, कभी अगर हम देखें तो वहाँ पर लैंडस्लिप जैसे इशू क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट होते हैं। सबसे मेजोरिटी में अगर हम देखें तो हिली रीजन है, तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट सेक्टर जो है वो यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिलती है। ओके, क्योंकि ये बोला जाता है कि हिमालयन रीजन जिस तरीके से वहाँ पर एक्टिविटी जो है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जा रही है, और हिमालयन रीजन जो है वो अपने यूथ स्टेज में माउंटेन रीजन है, और उसमें अगर इस तरीके की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जाएंगी तो वो अपने परमानेंट स्टेज में आने से पहले ही, या फिर स्टेबल स्टेज में आने से पहले ही अगर उसको डिग्रेड किया जाता रहेगा इसी तरीके से, तो आने वाले टाइम में इस तरीके के इशू जो हैं वो और क्रिएट होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर, और यहाँ पर हमारे लॉ मिनिस्टर ने इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि हमारे इंडिया में किस तरीके का जो लॉ प्रेजेंट टाइम में उसको लेकर के क्या क्या कंसर्न है, किस तरीके से जो केसेस की पेंडेंसी का नंबर्स हैं उसको हम किस तरीके से रेगुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली कि हमारे इंडिया के जो कोर्ट्स हैं उनमें लगभग 5 करोड़ के लगभग जो केसेज हैं वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कोर्ट्स में जो पेंडेंसी है उसको रिड्यूस किया जा सके। पेंडेंसी को लेकर के उन्होंने बोला कि देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये रखी जाती है कि जजेस की संख्या जो है वो आप बढ़ा दी जाए। अब जजेस की संख्या हम बढ़ा भी देंगे तो अगर एक जज जो है वो दिन में 50 केसेस को अगर निपटारा करता है तो 100 न्यू पिटीशन जो है वो डेली बेसिस पर फाइल होती हैं। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सेटल जो है डिस्प्यूट्स को सोल्व करना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनता जा रहा है। दूसरा उन्होंने बोला कि जो पॉपुलेशन है उनमें अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो कोर्ट्स तक अपनी पहुंच रीच बना चुके हैं किसी भी डिस्प्यूट के सॉल्यूशन को लेकर के। इसकी वजह से ही जो कोर्ट्स में जो पेंडेंसी की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो इस आर्टिकल को तो अभी आज संडे है और FAQ पेज पर हम इसको डिस्कस करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो भी इलेक्शन है उनको कंडक्ट करने के लिए जो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट नहीं है जम्मू एंड कश्मीर के, उनको किस तरीके से यहाँ पर जो भी इलेक्टोरल रूल्स हैं उनमें किस तरीके से इंक्लूजन किया जाएगा। और अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जम्मू एंड कश्मीर यूटी के, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, उसके बाद में वहाँ पर जो भी गुपकार अलायंस है, जो भी पार्टीज़ हैं, उनका क्या स्टेटमेंट रहा, उन सभी को हम नेक्स्ट FAQ पेज पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यूक्रेन वॉर को लेकर के है। तो रशिया के डायरेक्टर ऑफ रशियन फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कमीशन, ये जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से पूरे वर्ल्ड में जो रशियन वेपन है उसको लेकर के इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। देखो लास्ट जो US है, US ने काटसा एक्ट बनाया था, ठीक है। सबसे पहले तो हम इस आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं, फिर बेसिक फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जिस तरीके से रशियन वेपन जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड में एक कीन हो गया है, एक तरीके से ईगरली बेसिस पर वो रशिया के ज़्यादा से ज़्यादा हर कंट्री जो है वो हमारे डिफेंस वेपन को अपने यहाँ पर सेटअप करना चाहता है।
ओके तो यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं कि कार्डसा एक्ट जो यूएस में बनाया गया था उसमें इंडिया को एग्जम्पशन दे दी गई है कि वो रशिया के साथ में ट्रेड और जो डिफेंस वेपन है उनको खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो कार्डसा एक्ट क्या है। देखो यहाँ देखिए कार्डसा एक्ट, देखो जो कार्डसा एक्ट है इसको 2017 में यूएस लेकर के आया था, इफेक्ट में आया था ये कार्डसा एक्ट 2017 में। इसका फुल नेम है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ओके 2017 में इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया और इसका मेजर काम ये था कि रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ में अगर कोई भी कंट्री अपने रिलेशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन जो है वो लगाए जा सकते हैं। लेकिन अभी इंडिया को एग्जम्पशन दिया गया है और ये जो कार्डसा एक्ट है ना इसमें प्रेसिडेंट को पावर दे रखी है कि प्रेसिडेंट जो है वो मन में आए जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है किसी कंट्री के ऊपर, मतलब यूएस के जो प्रेसिडेंट है, और मन में आए जब जो है किसी कंट्री को एग्जम्पशन भी यहाँ पर दे सकता है इन कंट्रीज के साथ में अपने ट्रेड रिलेशन या अदर रिलेशन को मेंटेन करने के लिए। तो जब भी इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगते हैं तो दो तरीके के रिस्ट्रिक्शन के ऊपर मेजर फोकस किया जाता है। एक तो अगर हम बात करें तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन को लेकर के रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं कि यूएस डॉलर में आप अपना जो ट्रांजैक्शन है, आप पेमेंट जो है या खरीद जो है वो नहीं कर पाओगे। और दूसरा जो सैंक्शन है वो लगता है एक्सपोर्ट बैन को लेकर कि कोई भी कंट्री जो है वो अपना एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से उस कंट्री के ऊपर काफ़ी इफेक्ट आएंगे, जिसकी वजह से वो रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान कंट्री के साथ में अपने रिलेशन को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, उनको रेगुलेट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने कार्डसा एक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया, इसलिए कार्डसा एक्ट लाया गया था। अभी इंडिया को इसमें एग्जम्पशन दी गई है कि आप रशिया के साथ में अपने जो डिफेंस वेपन S-400 डिफेंस सिस्टम है उसको खरीद सकते हो। अब ये S-400 डिफेंस सिस्टम क्या है? इम्पोर्टेंट डिफेंस सिस्टम है, सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। इसमें जो है वो अगर हम बात करें तो लगभग 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक, 400 किलोमीटर की रेंज तक अगर कोई भी एयर बेसिस कोई भी इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो ड्रोन शो है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, और भी अदर मिसाइल जो है तो उनको जो है एक टारगेट कर सकता है S-400, और एक साथ में बहुत सारे टारगेट्स को जो है वो टारगेट किया जा सकता है S-400 डिफेंस सिस्टम के द्वारा। देखो ये जो सैंक्शंस हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि ट्रांजैक्शन सेक्शन, तो इस तरीके के जो सैंक्शंस हैं वो टर्की के ऊपर लगा दिए गए थे 2020 के टाइम में, जब उन्होंने यहाँ पर S-400 डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदने की कोशिश की थी। तो इंडिया में यहाँ पर कुछ छूट दी गई है। छूट देने के भी कुछ कारण होंगे। कारण की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कारण ये है कि इंडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूएस के लिए। अगर हम बात करें इंडियन ओशन वाले रीजन में, इंडियन ओशन जो है उसमें आप सभी को पता है कि चाइना जो है वो अपना डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो रीजन है ना, यहाँ पर इस एरिया में जो चाइना है वो अपना इम्पोर्टेंस जो है, अपना डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर श्रीलंका को डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, डेब्ट ट्रैप इकोनॉमी जो है इन सभी में फंसाया, और यहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट जो है उसको अपने अंडर कर लिया, 99 ईयर की लीज पर उसको अपने अंडर कर लिया, ताकि इस एरिया पर अपनी जो प्रेजेंस है उसको बनाया रखा जा सके। तो यहाँ पर इस एरिया पर काउंटर करने के लिए और चाइना को डोमिनेंस बनाए जाने रोकने के लिए इंडिया जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और इसीलिए यूएस जो है वो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा लिबरल है। लेकिन टाइम टू टाइम अगर हम देखें तो यूएस जो है वो इंडिया का भी अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में लास्ट ईयर अगर हम डिस्कस करें तो ओकस एक ग्रुप आया। ओकस ग्रुप जो है इसमें फोकस किया गया कि जो ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें यूके और यूएस जो है वो मिल करके यहाँ पर डिफेंस मिसाइल और भी अदर मिसाइल जो है इंस्टॉल करेंगे, और एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने एक इम्पोर्टेंट मतलब एक डोमिनेंस यहाँ पर क्रिएट करने की बात की कि ऑस्ट्रेलिया के थ्रू जो है हम इस एरिया को काउंटर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर वेस्ट एशिया में भी I2U2 जो इनिशिएटिव है उसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है कि ये जो इनिशिएटिव है जिसके थ्रू जो है वो यहाँ पर यूएस जो है वो अपने डोमिनेंस को
बनाए रख सके। तो एक बेसिक रीजन यह है कि चाइना को काउंटर करने के लिए और इंडियन ओशन को फ्री एंड फेयर बनाए रखने के लिए इंडिया की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इंडिया जो है यही एक बेसिक रीजन है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर इंडिया की जो फेमस जो है या इंडिया का जो एग्जिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है यहाँ देखिए पेज नंबर 9 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है पेज नंबर 9 पर, सॉरी पेज नंबर 8 पर, यहाँ पर देखो कोविड जब हुआ तो कोविड के टाइम में डोलो 650 जो है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही। बहुत सारे डॉक्टर्स ने इसको लेकर के अपना जो भी वो मेडिसिन लिखते हैं उसमें डोलो 650 mg को सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस दी गई। तो यहाँ पर एक पिटीशन फाइल हुई फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। उन्होंने नेशनल लेवल, एक ट्रेड यूनियन है, ये जो अभी ऑर्गेनाइजेशन हमने नेम लिया ये नेशनल लेवल ट्रेड यूनियन है, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि ये जो फार्मा कंपनी है जो डोलो 650 mg का फॉर्मेशन करती है, उन्होंने कोविड के टाइम में अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो किया। ये माना जाता है कि जो भी डॉक्टर प्रैक्टिशनर्स हैं, जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, उन्होंने उनको फ्री बाइस दिया, उन डॉक्टर्स को अपने तरीके से इफेक्ट करने की कोशिश की और फिर डॉक्टर्स ने 650 mg डोलो की सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस रखा अपनी मेडिसिन सजेशंस में, जिसकी वजह से ये एलिगेशन अब उनके ऊपर लगे हैं। तो उनके ऊपर जो भी उनकी जो साइट्स हैं वहाँ पर एक तरीके से छापेमारी की गई है ताकि इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के या ये जो भी एक्टिविटी है उन सभी को रेगुलेट करने की कोशिश की जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल ये है कि यूएन चीफ जो है यूएन चीफ ने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है कि जो रशिया, यूएन चीफ ने बोला है कि प्रेजेंट टाइम में हम देखिए रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की गई है। उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लेवल पर एग्जिस्ट है, जहाँ पर कंट्री जो है वो अपने लेवल पर अगर रशिया के साथ में अपने रिलेशन मेंटेन करती हैं तब जाकर के जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो हो पा रहा है। तो यहाँ पर यूएन चीफ ने बोला है कि रशिया के क्रॉप को और फर्टिलाइजर्स को वर्ल्ड के मार्केट में पहुंचते देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर जो है इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। 2023 में फूड क्राइसिस जो है उसकी वजह से पूरा वर्ल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम में है शहबाज शरीफ। उन्होंने इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि हम इंडिया के साथ में जो भी हमारे कश्मीर के साथ में कश्मीर को लेकर के इशू हैं उनको हम सोल्व करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट ना हो और कोई भी कंट्री जो है वो इसकी वजह से इफेक्ट ना हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले कि ये जो यहाँ देखिए इंडिया का मैप अगर हम देखें तो आप सभी को पता है कि कश्मीर जो है वो एक डिस्प्यूटेड रीजन है। 1947 के टाइम में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रही थी तो उसमें एक बात बोली गई थी कि जो भी प्रिंसली स्टेट हैं वो चाहे तो इंडिया के साथ में जाएं, चाहे पाकिस्तान के साथ में जाएं या फिर अपने आप को जो है वो इंडिपेंडेंट रखें। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर ने डिक्लेयर किया था, वहाँ के राजा थे राजा हरि सिंह, उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन जैसे ही इंडिया में जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका इंक्लूजन देखने को मिला और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिल गई तो पाकिस्तान को लगा कि जम्मू एंड कश्मीर को अपने अंडर किया जा सकता है और यहाँ पर कुछ एरिया तक उन्होंने जिसको अभी हम यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो मैप है इस तरीके से, तो ये पीओके वाला रीजन है। यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को एक लेकर के एनक्रोच भी करना स्टार्ट कर दिया। तो राजा हरि सिंह जो जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे, जब उनको लगा कि उनके काबू के बाहर है ये जो भी सिचुएशन है, तो उन्होंने इंडिया के साथ में यहाँ पर मीटिंग की। तो इंडिया ने यहाँ पर उनको अश्योर किया कि आपके कुछ जो टारगेट्स हैं, जैसे कि आपका डिफेंस हो गया, आपके जो इंटरनेशनल रिलेशन हो गए, उनको हम मेंटेन करेंगे और उसके अलावा सब कुछ लेवल पर आपको इंडिपेंडेंस दी जाएगी। और इसी के बेसिस पर इंडियन गवर्नमेंट और जो
जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट है उसके बीच में जो है एक डिस्कशन होता है, एक एग्रीमेंट होता है और उसके थ्रू फिर इंडिया जो है अपनी आर्मी यहाँ पर एस्टेब्लिश करता है। लेकिन तब तक पाकिस्तान जो है वो इस एरिया तक अपनी रीच बना चुका था, जिसको आज प्रेजेंट टाइम में POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो ये एक बेसिक रीजन रहा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इंडिया जो है वो इसको लेकर के UN में जाता है। 1948 की बात है, 1947 में इशू होता है, 1948 में UN में लेकर के जाता है इंडिया इसको, और UN जो है इसके लिए एक रेजोल्यूशन भी पास करता है। उस रेजोल्यूशन का जो नंबर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर रेजोल्यूशन पास किया गया। UN ने ये बोला कि इंडिया जो है वो अपनी आर्मी की संख्या को यहाँ पर कम करे, पाकिस्तान जो है वो अपनी आर्मी को यहाँ पर विड्रॉ करे, फिर यहाँ से जो लोग हैं उनसे वोटिंग करवाई जाए कि वो किस तरीके से अपने आप को रखना चाहते हैं। तो इसमें कभी पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को यहाँ पर पीछे किया नहीं, फिर इंडिया ने काउंटर में अपनी जो आर्मी है उसको हटाया नहीं, और जो पाकिस्तान को लेकर के ये जो जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के जो एक वोटिंग होनी चाहिए थी, जो डिस्कशन होना चाहिए था, वो कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया। तो इस एरिया के सॉल्यूशन के लिए अब पाकिस्तान ने बोला है कि हम चाहते हैं कि इस डिस्प्यूट को रिजोल्व किया जा सके ताकि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो बेहतरीन हो सके, और एज ए नेबर कंट्री जो है वो हम इन इश्यूज को सॉल्व करते हुए दोनों कंट्री एक दूसरे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सके। तो ये इशू है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, और इसको सॉल्यूशन की तरफ ले जाने की बात की है पाकिस्तान के PM ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो UN जो है उन्होंने तालिबान को लेकर के, तालिबान के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट उनके ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, कुछ ऑफिसर्स को यहाँ पर कुछ एग्जम्पशन दे रखी थी। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जिनको एग्जम्पशन दे रखी थी उनका जो एग्जम्पशन है वो लंबे टाइम तक किया जाए, उस टाइम पीरियड को बढ़ाया जाए। दूसरा यहाँ पर बोला गया कि जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो लगा रखी थी उनको लेकर के UN ने बोला है कि उसको भी हम एक्सटेंड करेंगे, जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है उनको लगाई जा सके। देखो तालिबान जो है वो एक इस तरीके का मिलिटेंट ग्रुप है जिसको लेकर के एलिगेशन था कि ये अफगानिस्तान वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा पीस एंड स्टेबिलिटी को जो है वो इफेक्ट करेगा और एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। 2021 में जब तालिबान दोबारा से वहाँ पर पावर में आया तो उन्होंने एश्योर करने की कोशिश की थी उससे पहले US को कि हम जो हमने प्रॉब्लम्स 1996 से 2001 के टाइम में जब हमने अफगानिस्तान के ऊपर रूल किया था, जिन इश्यूज को हमने उस टाइम में रखा था, जैसे कि गर्ल्स की एजुकेशन को प्रेफरेंस उस टाइम नहीं दी गई थी, वीमेन के जो राइट्स हैं उनको एक तरीके से सप्रेस किया गया था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वीमेन की जो एजुकेशन है, जॉब में उनका पार्टिसिपेशन है, उसको डिक्रीज स्टेज में पहुंचा दिया गया था, और ये सारे इशू रहे थे। तो इन सभी को सोल्व करने की बात की गई थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में भी तालिबान के साथ में जो इशू उस टाइम थे वो अभी भी बने हुए हैं, उन प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साइंस पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट तो देखो ये बताया गया है कि हमारे इंडिया में कोविड की वैक्सीन 2 वैक्सीन लगी, चाहे आप कोविशील्ड की लगाओ या फिर आप कोवैक्सीन लगाओ। दूसरा फिर इसके बाद में बूस्टर डोज भी आई। बूस्टर डोज में ये बोला गया कि वो सारे लोग जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, इसके अलावा हमारे इंडिया के जो ओल्ड एज में है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि उनको कोई अगर अर्ली एज में भी है लेकिन कोई हेल्थ इशू है तो वो यहाँ पर जो है वो अपनी बूस्टर डोज को ले सकते हैं। तो पहले बात आई होमोलोगस बूस्टर डोज की कि जो वैक्सीन आपने 2 डोज लगवाई हैं उन्हीं को आप रेगुलर कर तो होमोलोगस, लेकिन फिर बाद में हिटेरोजेनस जो वैक्सीन है उसकी भी बात की गई। तो यहाँ पर कॉर्बेवैक्स बूस्टर डोज की बात की गई है जिसको बायोलॉजिकल के द्वारा फॉर्मेशन किया गया था। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो जो बूस्टर डोज है वो एक चॉइस होना चाहिए, उसको आप ऐसे नहीं है कि इम्प्लीमेंट करो कि ये ही आप लगाओ, क्योंकि जो कॉर्बेवैक्स वैक्सीन है इसका भी जो इशू रहा या जो प्रोसीजर रहा इसको बनाने को लेकर के उसमें क्लेरिफिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इशू क्रिएट हो। तो यहाँ पर वैक्सीन ऑफ चॉइस के रूप में एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए कि जिसको जिस तरीके से वैक्सीन पसंद है वो अपनी बूस्टर डोज में उसको अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो बताया गया है कि राइस की जो यील्ड है उसको हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस आर्टिकल में बताया गया कि 1960s के टाइम में हमारे इंडिया में जब एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना था और या फिर एग्रीकल्चर की यील्ड को हमें इम्प्रूव करना था, तो हमने उस टाइम ग्रीन रिवोल्यूशन के ऊपर फोकस किया। हमने जो क्रॉप वेराइटीज़ हैं जिनमें हाई यील्डिंग देखने को मिलता है उसके ऊपर फोकस किया। इरिगेशन का हमने इंटेंस यूज किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया। इसकी वजह से पर हेक्टेयर
इंडिया की जो यील्ड है, राइस यील्ड, वो 3 गुना तक लगभग बढ़ भी गई, 3 फोल्ड इंक्रीज देखने को भी मिला। लेकिन लगभग 50 साल बाद में इसकी वजह से जो हमने इरिगेशन ज़्यादा से ज़्यादा किया, पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होने लग गई। तो प्रेजेंट टाइम में अब फोकस किया जा रहा है कि इस तरीके के जीन जो हैं वो क्रॉप की जो सीड होते हैं उसमें इंसर्ट किए जाएं, जिसकी वजह से वो जीन वो यील्ड को भी बढ़ा सके और जो भी अदर इश्यूज हैं उनको भी कम कर सकें। तो इसी तरीके का एक इम्प्रूविंग राइस यील्ड जो है, या राइस की जो एक जीन इंसर्ट किया गया है, उस जीन के थ्रू जो है राइस की यील्ड को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि 40% तक की राइस की यील्ड जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा इंडिया जो है वो प्रेजेंट टाइम में राइस का एक्सपोर्टर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 18.75 मिलियन मीट्रिक टन जो है वो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है 150 कंट्री में 2021-22 में, और $6.11 बिलियन जो है वो इंडिया ने इससे अर्निंग भी की है। आने वाले टाइम में इंडिया इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहता है, और इम्प्रूवमेंट चाहने के लिए हमें क्या करना होगा कि जितना लैंड एरिया है उसमें हमारे जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा इंक्रीज हो सके, क्योंकि अगर हम लैंड एरिया इंक्रीज करते रहेंगे तो जो हमारे फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट कवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होगा, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इशू जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। तो उन सारे इश्यूज को हमें सोल्व करने के लिए कोशिश ये करना होगा कि जो हमारी जो सीड है किसी भी क्रॉप का वो इस तरीके से उसको बनाया जा सके ताकि जो यील्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है FAQ पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो कश्मीर वोटर लिस्ट को लेकर के है। तो यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले 17 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ये स्टेटमेंट दिया कि जो यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट नहीं थे और बाहर के लोग आकर के यहाँ पर रह रहे थे, जैसे कि आर्मी पर्सनल जो हैं और भी डिफेंस सिक्योरिटी जो हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं, और भी अदर सारे लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनको वोटिंग लिस्ट में एंटर करवाया जा सकेगा ताकि वो भी यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। तो देखो इसको लेकर के इशू ये क्रिएट हुआ कि अगर इस तरीके से काम करवाया गया तो लगभग 20 से 25 लाख न्यू वोटर जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर की फाइनल लिस्ट में शामिल होंगे। तो इसको लेकर के जो यहाँ पर अदर जो पार्टीज हैं जिनका अलायंस है, गुपकार अलायंस के नाम से भी जिसको जानते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट रखा कि अगर इस तरीके से आउटर्स को हम यहाँ पर एंट्री देंगे तो यहाँ पर जिन मुद्दों को लेकर के जो आपके इशू जिनके ऊपर वोट्स होने चाहिए वो कभी नहीं हो पाएंगे, जो यहाँ की नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि देखो जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है वो सबसे यंगेस्ट यूटी है, क्योंकि आप सभी को पता है 2019 में इसका फॉर्मेशन किया गया। पहले क्या था, पहले ये था कि आर्टिकल 370 के थ्रू जो है स्पेशल प्रोविजन थे जम्मू एंड कश्मीर के लिए, स्पेशल पावर्स दे रखी थी। पहले जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो कुछ राइट्स अलग थे। कुछ राइट्स में ये था कि जो लोग यहाँ के परमानेंट नहीं थे, अगर वो लोग यहाँ पर रह भी रहे थे तो उनको वोटिंग राइट्स नहीं था, मतलब असेंबली के इलेक्शन में उनको वोटिंग राइट्स नहीं था। हालांकि अगर हम बात करें तो जो पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होते थे उनमें उनको वोटिंग राइट्स था भी। तो जो असेंबली के इलेक्शन में वोटिंग राइट्स नहीं था, लेकिन अभी उसमें चेंज करने की बात की जा रही है। अब इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन अपनी क्या बात रखेगा और जो वहाँ की पार्टीज हैं वो क्या बात रखेंगी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अलाउ करने की बात की गई है जिससे ज़्यादा जो लोग हैं वो बढ़ेंगे। ये भी बताया गया है डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो किस तरीके से उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में काम किया। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रोहिंग्यास को लेकर के है। अभी हमारे एक मिनिस्टर हैं यूनियन हाउसिंग मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और ट्वीट में ये बोला कि जो रोहिंग्या रिफ्यूजी है हमारे इंडिया में, उनको जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बनाए गए थे दिल्ली में, वहाँ पर उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला कि इस तरीके का कोई भी काम नहीं होगा। तो अब कुछ बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि रोहिंग्या कम्युनिटी क्या है, कैसे इंडिया में आई और क्या क्या प्रोविज़न है इनको लेकर के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रोहिंग्या कम्युनिटी जो है, जो म्यांमार कंट्री का जो राखीने प्रोविंस है वहाँ पर थी। फिर उसके बाद में वहाँ पर उनके खिलाफ में एट्रोसिटी और वायलेंस क्रिएट होने लग जाते हैं, तो ये लोग निकल करके अदर कंट्रीज़ में जाने लग जाते हैं। 1982 में म्यांमार में सिटीजनशिप एक्ट लाया गया, जिसके थ्रू भी ये जो
रोहिंग्या कम्युनिटी है उसको सिटीजनशिप राइट्स नहीं दिए गए। अगर हम बात करें रोहिंग्या कम्युनिटी की तो काफ़ी सेंचुरीज से जो है वो म्यांमार कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको माइनॉरिटी के बेसिस पर यहाँ पर राइट्स नहीं दिए गए। और जब वायलेंस क्रिएट हुआ तो लोग यहाँ से निकल करके अदर कंट्रीज में गए। तो हमारे इंडिया में भी ये लोग आए। अब इसके लेकर के इंडिया ने बोला है कि हम इसको डिपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें तो कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जिसके बेसिस पर जो भी लोग अगर इंडिया में आते हैं और उनको अगर कैप्चर कर लिया जाता है तो सबसे पहले तो हो सकता है कि उनको कुछ जुडिशरी लेवल पर भी कुछ इंटरवेंशन देखने को मिले और उनको कुछ टाइम की जेल भी कर दी जाए। इंडिया जो है वो 1951 का जो यूएन कन्वेंशन है और 1967 का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं करता है, उसका पार्ट नहीं है, मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया जो पॉपुलेशन बेसिस पर जो इश्यूज हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करता है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ रोहिंग्या लोग ही रह रहे हैं। हम बात करें तो बांग्लादेशी लोग भी इंडिया में रह रहे हैं, जो श्रीलंका से तमिल लोग जो हैं वो भी इंडिया में रह रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इशू है, इसलिए इंडिया इनको रेगुलेट करने की कोशिश करता है कि ये पॉपुलेशन जो है वो इलीगल तरीके से इंडिया में इंक्रीज ना हो और इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं उन पर इसका इफेक्ट देखने को ना मिले। तो अगर ऐसा करना हमें है तो हमें ये जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको हमें रोकना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये बताया गया है कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी अलग है। इंडिया जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस पर उनको रूल्स एंड रेगुलेशन देने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव है वसुधैव कुटुंबकम, उन सभी को सर्वाइव करने के लिए इंडिया को इस इशू को जो भी रिफ्यूजी इशू है उसको सोल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अभी फीफा ने इंडिया का जो AIFF जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर बैन लगा दिया और ये बोला कि थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन जो है वो देखने को मिल रहा है। इसका मेजर इशू ये था कि अभी जो जुडिशरी है उन्होंने कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो बनाई थी और इसमें ये जो थर्ड पार्टी जो है इसका क्वेश्चनिंग में इसका यहाँ पर हो सकता है कि इसकी वजह से इशू क्रिएट हुए हों। हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि अभी अंडर 19 वीमेन वर्ल्ड कप होने वाला था, तो हो सकता है कि इसके ऊपर भी इशू देखने को मिले। इसके अलावा ये बताया गया है कि आने वाले टाइम में भी इंडिया बहुत सारे जो इवेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करवाना चाहता है। तो अगर हमें उनको ऑर्गेनाइज करवाना है तो हमारी जो भी हमारी मेंबरशिप है या जो भी हमारा डेजिग्नेशन है उसको अलाउ किया जाना चाहिए, तभी जा कर के जो हम हैं इन इवेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया उसको इंडिया में क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। देखो अब AIFF जो है उस पर कब रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाएगा, तब तक इंडिया को लेकर के इस तरीके के जो इवेंट्स हैं जिनकी होस्टिंग इंडिया करने की सोच रहा था उनको लेकर के इशू क्रिएट हो सकते हैं। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे अदर इनिशिएटिव जैसे कि अगर हम बात करें तो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज जो है उसमें डेली बेसिस पर जो आपके करंट अफेयर्स हैं उनको क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के फॉर्मेट में आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाता है। तो आप जाकर के जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के इस क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका वीडियोस जो सुन कर सकते हैं डेली बेसिस पर इवनिंग में 7 PM ये जो वीडियो है वो आपके लिए लाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारी एक आज़ादी सीरीज है, जो आज़ादी सीरीज है इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है उसको MCQ के बेसिस पर आपके लिए कंप्लीट करवाया गया है। तो जब भी आपको लगता है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो गई है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसको व्यू कर सकते हो। 15 वीडियोस हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर हम UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा और भी अदर इनिशिएटिव हैं जैसे कि हमारी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे कि लक्ष्मीकांत है, सतीश चंद्रा हो गई, NCERT हो गई, ये सब कुछ हम आपके लिए कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जल्द भी अदर जो इनिशिएटिव हैं, अदर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तो आप इन सभी को व्यू कर सकते हो। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है, जो भी आपको लगता है कि हमें इन बुक्स के रिव्यू चाहिए या इन बुक्स को हमें पढ़ना है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उन बुक्स को भी हम कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप मीडियम भी बता सकते हो कि कौन सी बुक जो है वो आपको कौन से मीडियम में चाहिए। ओके, थैंक यू।